हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर यानी कि एस के ठाकुर आपके सामने हाजिर हूँ एक बड़ा सा शानदार सेशन लेकर के। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे, टोपोलॉजी बाकी है, मैट्रिक इस बाकी है, मॉडर्न जेब्रा बाकी है। मेरे भाई मैं भी थोड़ा ट्रबल से गुजर रहा था। आप मेरे बाल को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस ट्रबल से गुजर रहे थे। थोड़ी व्यस्तता थी हमारे साथ, हमारे जीवन में थोड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई इसकी वजह से। लेकिन हम कंटिन्यू अब वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप सबों के लिए। बस आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, एग्जामिनेशन से पहले ही आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, चिंता करने की क्या आवश्यकता। तो आज हम प्यारे से लेकर आए हैं आप सबों के बीच में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आप सभी को पता होगा मेरे भाई, ये पेपर 5 में ही आता है, पेपर 5 का ही प्यारा सा बुक है। और इससे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। कुल क्वेश्चन 4 आते हैं एग्जामिनेशन में। उस 4 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 2018 के क्वेश्चन को देखने वाले। 2018 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आज का PYQ यानी आज का सेशन 2018 का है। और आपको 2018 के क्वेश्चन जैसे ही कवर अप करेंगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी 2020 के 2022 के क्वेश्चंस में ये भी काम आ जाएंगे। वैसे हम सारे चीज़ें आपको बताते चलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, डिफाइन करें मैट्रिक स्पेस को। डिफाइन करना है मैट्रिक स्पेस को, मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करना है। और ई रो एक मैट्रिक स्पेस है, ई और रो एक मैट्रिक स्पेस है, तो प्रूफ करना है ईडी भी मैट्रिक स्पेस होगा, जहां पर डी को डिफाइन किया गया कुछ इस प्रकार से। डी एक्स वाई इज इक्वल टू में, डी एक्स वाई इज इक्वल टू में रो एक्स वाई बाई 1 प्लस में रो एक्स वाई। सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करना है मैट्रिक स्पेस को। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस को डिफाइन कर देना है, उसके बाद आगे डिस्कस करना है हम लोगों को के सेकेंड पार्ट को। तो मैट्रिक स्पेस बेसिकली होता क्या है जानते हैं उसको। ई कोई नॉन इम्प्टी सेट है, ई कोई नॉन इम्प्टी सेट है। डी एक रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब डी एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा रियल वैल्यू देता है। रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइन करता है ई क्रॉस ई 10। अच्छा, डी डिफाइन करता है ई क्रॉस ई का मतलब क्या हुआ सर? डी एक फंक्शन है जो ई क्रॉस ई से रियल नंबर तक डिफाइन करता है, ई क्रॉस ई से रियल नंबर तक डिफाइन करता है। डी एक फंक्शन है जो ई क्रॉस ई से रियल नंबर तक डिफाइन कर रहा है। तब ईडी को तब ईडी को हम लोग मैट्रिक स्पेस कहेंगे, मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर वो इस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन है M1। M1 इसीलिए बोलते हैं कंडीशन को क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस का कंडीशन है, इसीलिए M बोलते हैं। M1 M2 M3 M4 कोई बड़ी बात नहीं। ग्रुप में रहते हैं तो लोग G1 G2 G3 G4 बोलते हैं। फंक्शन एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ा जाता है N1 N2 N3 N4। पर नाम से टाइप हो जाए इसीलिए यहाँ पर आ गया। वैसे आप 1 2 3 भी लिखेंगे तो चलेगा। पहला कंडीशन अपने पास में कि डी एक्स वाई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैट्रिक स्पेस के अंदर में डी एक्स वाई का वैल्यू हमेशा या तो 0 हो या पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन है अगर डी एक्स वाई का वैल्यू 0 हो रहा है उस केस में एक्स और वाई, दोनों एक्स और वाई आपस में इक्वल होना चाहिए। डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एक्स एंड वाई इक्वल। मतलब डी एक्स वाई का वैल्यू 0 है तो एक्स और वाई बराबर होगा, एक्स और वाई बराबर है तो डी एक्स वाई का वैल्यू 0 है। और डी एक्स वाई का वैल्यू डी वाई एक्स के बराबर होगा, डी एक्स वाई का वैल्यू डी वाई एक्स के बराबर होगा। डी एक्स जेड का वैल्यू, चौथा कंडीशन है, डी एक्स जेड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू में डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड। देखोगे तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों इसका एलिमेंट दिखाता है और ये नया एलिमेंट आ जाता है। इसमें इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और फोर्थ नंबर को कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। खैर वो नाम इनसे यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस डिफिनीशन देना था। अब हमें कह रहा था कि ई
ई रो जो है वो क्या है सर, मेट्रिक स्पेस है। दिया हुआ था अपने पास में कि ई रो जो है वो मेट्रिक स्पेस है, का मतलब 4 कंडीशन उसके पास होगा। सबसे पहला कंडीशन रो एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो अभी बात किए वही। रो एक्स वाई अगर जीरो के बराबर है तो एक्स और वाई आपस में इक्वल होगा। तीसरा कंडीशन है रो एक्स वाई इज इक्वल टू रो वाई एक्स। और चौथा कंडीशन अपने पास में रो एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू रो एक्स वाई प्लस में रो वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड ई का मेंबर। ये सारी बातें हमें दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से? ईरो अगर मैट्रिक स्पेस है तो उससे हमने ये चारों कंडीशन को निकाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर से कि डी एक्स वाई जो डिफाइन कर रहा है रो एक्स वाई बटा में 1 प्लस में रो एक्स वाई, ये मैट्रिक स्पेस होगा, ऐसा प्रूफ करना। ये हमें प्रूफ करना है कि ई डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहला कंडीशन देख लो कि डी एक्स वाई का वैल्यू जो डिफाइन कर रहा है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। डी एक्स वाई का वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और चूंकि हमारे पास जो ये कंडीशन है इसमें कह रहा है रो एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इस रो एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर आप देखें तो ऊपर के बारे में पता चल चुका है कि वो जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू है। नीचे में 1 प्लस रो है तो हमने 1 जोड़ के भी देख लिया दोनों तरफ, इसमें 1 जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। तो 1 प्लस रो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या मतलब जीरो भी हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। नीचे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ, एक से बड़ा है अमाउंट, ये एक हो सकता है। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ऑलरेडी जीरो या जीरो से ज्यादा है, का मतलब टोटली जो है ये टोटली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि रो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैट्रिक स्पेस का पहला कंडीशन को फुलफिल कर लिया। दूसरा कंडीशन हमारे पास में है कि रो एक्स वाई का वैल्यू अगर जीरो के बराबर है उस केस में एक्स और वाई बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो हमने डी एक्स वाई का वैल्यू जो ये है वो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। डिनोमीटर चला गया उस साइड में, कहानी खत्म। हमारे पास आ गया रो एक्स वाई बराबर जीरो। चूंकि रो एक्स वाई बराबर जीरो है, एक्स और वाई इक्वल होता है, ये कंडीशन अपने पास दूसरा में है। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि फ्रॉम सेकंड से रो एक्स वाई अगर जीरो है तो एक्स और वाई इक्वल होगा। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि रो एक्स वाई बराबर जीरो है, दैट इंप्लाइज एक्स और वाई इक्वल होगा। आते हैं हम लोग तीसरे कंडीशन पे, M3 पे। डी एक्स वाई का वैल्यू रो एक्स वाई बटा में 1 प्लस में रो एक्स वाई है। तो हमें यहाँ पर से प्रूफ ये करना है बेसिकली कि ये उल्टा हो जाए। तो देखो ना, इसका तीसरा प्रॉपर्टी जो था उसमें क्या कहा था कि रो एक्स वाई को हम रो वाई एक्स लिख सकते हैं। तो रो एक्स वाई को रो वाई एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं वाई एक्स। इसको बोल सकते हैं डी वाई एक्स। हाँ, तो देखो यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई नाम है, यहाँ वाई एक्स है तो वाई एक्स नाम होगा। क्या मतलब तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। डी एक्स वाई का वैल्यू डी वाई जेड के वाई एक्स के बराबर होगा। चौथा कंडीशन है डी एक्स जेड का वैल्यू जो है वो प्रूफ करना हमें बेसिकली कि रो एक्स डी एक्स वाई का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी वाई एक्स वाई, रो एक्स जेड का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा, ओह सॉरी, डी एक्स वाई का वैल्यू हमें प्रूफ करना है, डी एक्स जेड का वैल्यू हमें प्रूफ करना है कि लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड। हमने रो एक्स जेड का डिफिनेशन लिख दिया, रो एक्स जेड बट्टा में कितना 1 प्लस रो एक्स वाई, जो डिफिनेशन है बजाते लिख दिया हमने। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन जो हमारे पास में है यहाँ पर लिखा हुआ कि रो एक्स जेड का वैल्यू इक्वल टू रो एक्स वाई प्लस में रो वाई जेड होता है, ठीक है जी। इसीलिए हमने इस एक्स रो एक्स जेड के जगह पर लिख दिया रो एक्स वाई प्लस में रो वाई जेड। नीचे भी एक्स जेड की जगह लिख दिया रो एक्स वाई प्लस रो वाई जेड। लेस देन इक्वल टू का साइन था तो लेस देन इक्वल टू काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा दो पार्ट में खोल दिया, अब इसको भी दो पार्ट में खोल दिया, इसके डिवाइड में इतना लिख दिया, इसके डिवाइड में इतना लिख दिया, ठीक है भाई। हाँ, एक प्रॉपर्टी ये याद रखिए, नॉर्मल चीज है ये प्रॉपर्टी, क्या कह सकते हो, नॉर्मल चीज है कि 1/a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 1/a होगा। नीचे में बड़ा अमाउंट है ना तो ये छोटा होगा इस, या फिर 1/a प्लस बी कह सकते हैं 1/b से छोटा होगा, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इसका मतलब रो एक्स जेड को हम कह सकते हैं, रो एक्स वाई रहने दिया, इसमें से हम वाई जेड को हटा देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में से बी को हटा दिए तो साइन लेस देन इक्वल टू जो वो सही है।
बी को हटा देंगे, सिर्फ ए लिखेंगे बी को हटा करके, उस केस में लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है। हमने इसको हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, एक्स वाई में एक्स वाई की जरूरत है, इसको हटा दिया, का मतलब लेस देन इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली इसमें एक्स वाई को हटा दिया, तो इसमें वाई जेड प्लस वन जो है वो इसके डिनोमिनेटर में बच गया, लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं डी वाई जेड। तो तीसरा चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गया, तो मैट्रिक स्पेस के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ईडी क्या है सर, एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये सब देखो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग करते क्या हो कि प्रैक्टिस कम करते हो, एक बार देख लिए बहुत भारी लग रहा है, एक बार देखने से कहीं होगा। हमने भी खुद जब पढ़ा था इस चीज़ों को तो हद से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन आज पढ़ा रहे तो चीज़ें आसान लग रही है ड्यू टू प्रैक्टिस। तो जितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं बीएससी वाले को, उतने साल में हम उतने टाइम्स बनाए होंगे, एक बार तो कम से कम क्लासरूम में पढ़ाए होंगे, एक बार पीवाईक्यू करवाते समय करवाए होंगे, तो हमें एक तरह से समझो कि याद जैसा हो गया ड्यू टू प्रैक्टिस। आप भी प्रैक्टिस करो, याद जैसा हो जाएगा, कोई करने की आवश्यकता नहीं। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था बेसिकली, क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं, टाइपिस्ट। ये पहला का ए क्वेश्चन था, पहला का ए, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहला का बी होगा, ये पहला का बी हो गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी मैं मिला लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ताकि क्वेश्चन पहला के भी, दूसरा के लास्ट क्वेश्चन अकेला है, दूसरा का ए हो गया ये, दूसरा का ए, और उसके बाद दूसरा का बी। एंटर चले गए तीसरा साहब, है तीसरा ए में पिंग वाला चला, पिंग वाला। ठीक है, रियल नंबर से क्या हो जाता है आपको थोड़ा सा ये कंपेयर करने में सुविधा होती है ना। चलिए पहला का हम बी देखते हैं। कहता है इसमें प्रूफ करने के लिए सर, ओपन स्फेयर इज ए मैट्रिक स्पेस, सॉरी ओपन स्फेयर इन ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन स्फेयर इज एन ओपन सेट, ओपन स्फेयर जो होगा ओपन सेट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि इस साल भी 2024 के एग्जामिनेशन में भी आपको आज सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि ईडी क्या है सर। ईडी एक मेट्रिक स्पेस है, बिल्कुल दिया हुआ अपने पास में। तो हमने कहा कि एक एलिमेंट है सी जो बिलोंग्स करता है ई, और एनी रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0, then we have to prove that open sphere is an open set। ये प्रूफ करना है। ओपन स्फीयर को एस आर सी लिखते हैं, ओपन स्फीयर को एस आर सी लिखते हैं, ये क्या है सर, ओपन सेट। ओपन स्फीयर एस एक ओपन सेट। तो हमने यहां पर से कहा कि एस आर सी अगर ओपन स्फीयर है तो उसका एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का नाम रखा एक्स, एक्स बिलोंग्स करता है एस आर सी। ठीक है, डी सी एक्स लेस देन आर, डिफिनीशन होता है एस आर, डिफिनीशन होता है एस आर एक्स का, एस आर सी का डिफिनीशन होता है कि डी एक्स सी या सी एक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो,
डी एक्स इज लेस देन आर होता है। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है मेट्रिक स्पेस ई, ये डेफिनेशन होता है। ठीक है, डी सी एक्स जो है लेस देन आर हुआ, आप इसको उधर भेज दोगे तो जीरो लेस देन हो जाएगा आर माइनस डी सी एक्स, मतलब आर माइनस डी सी एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, हमने आर माइनस डी सी एक्स को मान लिया लेमडा, इसका मतलब यहाँ से ये भी कह सकते हो कि लेमडा भी जो है वो जीरो से बड़ा है। तो लेमडा को भी हम रेडियस मान, इसमें जो चर्चा होती है इसमें ये आर होता है रेडियस, आर होता है सर रेडियस, और सी होता है यहाँ पर से सेंटर। तो हमने यहाँ पर से एस लेमडा वाई मतलब ओपन स्फीयर सेंटर एट वाई रेडियस लेमडा सबसेट हुआ। मान लिया हमने कि ये सबसेट है किसका, एसआरसी का, मतलब ये अगर मेट्रिक स्पेस ईडी है, ये एसआरसी है, एसआरसी ये अंदर में है, ये वाला एस लेमडा वाई के अंदर में एक ओपन स्फीयर और है जिसका नाम है एस लेमडा वाई। चूंकि एस आर सी जो है वो ओपन सेट है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि एस लेमडा वाई सबसेट हो जाएगा एस आर एक्स का। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एस आर सी जो है ना, एस आर सी एक ओपन स्फीयर अपने अंदर में कंटेन करता है। अगर ये प्रूफ कर दें तब अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि एस आर सी ओपन सेट। ओपन सेट वो होता है जो अपने अंदर में या तो वो इम्प्टी हो, या तो वो इम्प्टी हो, ओपन सेट कौन बनता है, या तो इम्प्टी हो सेट तब, या फिर अपने अंदर में एक ओपन स्फीयर रखता होगा तब, कहलाता है ओपन सेट। तो हमने यहाँ पर से एस लेमडा वाई जो है वो सबसेट माना इसका। अगर ये हम प्रूफ कर दिए कि एस लेमडा वाई अगर सबसेट है एस आर सी का, एस आर सी ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि एक एलिमेंट है टी जो बिलोंग्स करता है एस लेमडा वाई से, ओपन स्फीयर एस लेमडा वाई से। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका डिफिनीशन होगा ओपन स्फीयर का कि इस दोनों का डिफरेंस जो लेमडा से क्या हो, छोटा हो। डिफिनीशन अभी आपको बताया हमने, एस आर सी जो होता है उसका डिफिनीशन होता है डी सी एक्स लेमडा से क्या, आर से छोटा हो, रेडियस से छोटा हो। इसका मतलब टी टी वाई जो है या वाई टी वो लेमडा से क्या हो, छोटा हो। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि टी डी टी सी जो है, अब इसको ब्रेक कर रहे हैं सी और टी में, टी टी जो है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं वाई और वाई सेम एलिमेंट रख दिए, कौन सा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। यहाँ पर एक्स जेड नहीं है, ये टी है और ये C। ठीक है, इसको हम उलट सकते हैं, हमारे मर्जी पर डिपेंड करता है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी से डी एक्स वाई को हम डी वाई एक्स लिख सकते हैं। तो उल्टा कर लिए, तो भी उल्टा कर लिए। अब बताओ वाई टी का वैल्यू कितना है सर, लेस देन लेमडा, इसके जगह लेमडा लगा दिए, साइन लेस देन लगा दिए। और डी सी वाई का वैल्यू कितना है, तो डी सी एक्स का वैल्यू जो है, डी सी वाई का वैल्यू, डी सी डी सी वाई का जो वैल्यू यहाँ पर है वो आर माइनस लेमडा है। अब ये कहाँ से आ गया, डी सी वाई का वैल्यू आर माइनस लेमडा कहाँ से आ गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, डी सी वाई का वैल्यू आर माइनस लेमडा कैसे हो, तो चूंकि डी सी, ये इधर ले आओ, इधर ले आओ, देखो हमने यहाँ पर से कहा कि डी सी एक्स जो है वो उधर चला गया, ये हो जाएगा आर माइनस लेमडा, है ना। अब यहाँ पर y आ जाए चाहे z आ जाए, वैल्यू तो आर माइनस लेमडा ही रहने वाला है। बिल्कुल सर, इसका मतलब डी सी वाई का जो वैल्यू है वो आर माइनस लेमडा ही रहेगा, लेमडा लेमडा खत्म, लेस देन आर। तो डी टी सी लेस देन आर है या डी सी टी लेस देन आर है, टी सी बोलो या सी टी बोलो लेस देन आर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो टी है ना ये इसके रूल को फॉलो कर रहा है, इसके रूल। एक्स जो है अगर इस डी सी एक्स अगर आर से छोटा होता है तो एक्स एस आर सी से बिलोंग्स करता है। तो यहाँ भी तो वही बात है ना, सी टी बिलोंग्स करता है आर से, सॉरी लेस देन आर हो रहा है, इसका मतलब टी बिलोंग्स करेगा। टी किससे बिलोंग्स करेगा, एस आर सी से बिलोंग्स करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एस आर सी के डिफिनेशन को फॉलो कर।
टी ऑल्सो बिलोंग्स करता है लेमडा एस लेमडा वाई से। यहाँ पर आपने माना ही था कि टी बिलोंग्स करता है एस लेमडा वाई से। बिल्कुल सर। टी एस आर सी से बिलोंग्स करता है। इसका मतलब इसका जितना भी मेंबर है सब इसमें बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। सबसेट है इसका मतलब हो गया प्रूफ। सबसेट होने पर ओपन सेट बन जाएगा। तो एस आर सी क्या बन गया सर? ओपन सेट हो गया। आइए सर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा का ए कह रहा है इसमें शो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए मेट्रिक स्पेस ईडी इज ए कुची। ये भी काफी तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ। देखो हम ये कहेंगे हमेशा आपको कि आप दो बुक तैयारी कर लेते हैं तब भी आपका काम बन जाता है एग्जामिनेशन, है कि नहीं? लेकिन अगर आप तीनों बुक का थोड़ा थोड़ा करके तीन तीन क्वेश्चन ही प्रिपरेशन कर, शुरू का हमेशा देखिएगा बुक का जो शुरू का दो तीन क्वेश्चन होता है, दो तीन हर एक बुक में। पेपर 5 में कॉम्प्लेक्स है, हायर एनालिसिस है, टोपोलॉजी है। शुरू का दो या तीन क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसका लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं होता है और समझना भी आसान होता है, प्रैक्टिस करना भी आसान होता है। तो हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप मतलब किसी एक बुक के सारे क्वेश्चन किसी दूसरे बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए हो गए निश्चिंत। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए उस समय एग्जाम हॉल में, तो आप फंस जाओगे फिर वहां। इसीलिए तीसरा बुक का भी प्रिपरेशन करता हूँ, मतलब सारे बुक से कम तीन तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। किसी बुक का आपको चार आता है बहुत तो बढ़िया, ये तो आपके लिए गुड न्यूज है कि चारों क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात? इसलिए मैं जितना भी पीवाईक्यू करवा रहा हूँ सारे बुक का करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और एग्जामिनेशन थर्ड ईयर का उतना जल्दी हो नहीं रहा है, थोड़ा टाइम मिल गया आपको, डेट एक्सटेंड कर गया है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारे समय पर कंप्लीट हो जाए। हमें यहाँ प्रूफ करना है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? कूची सीक्वेंस होता है। तो हमने यहाँ पर से एक्सन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऐसा हमें दिया हुआ है, ठीक है? स्पेस का एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कूची है, मतलब कन्वर्जेंट हमें पता है। तो हमने मान लिया कि एक्शन कन्वर्ज करता है किस पर? एक्स पर। कन्वर्ज होने का मतलब इसका लिमिट वैल्यू जो है, इस दोनों का डिफरेंस का लिमिट वैल्यू जो है वो टेंस टू जीरो हो, या लिमिट वैल्यू एक्स एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर डी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स एन टेंस टू एक्स होता हो। ये भी वही चीज है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों का डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये भी चलता है। तो इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एक्स एन कॉमा एक्स जीरो के बराबर होगा। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन होता है भाई, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन, नाम है एन एप्सिलॉन, नेचुरल नंबर का नाम है एन एप्सिलॉन, सच दैट इस प्रकार से होगा कि एन लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए? एन एप्सिलॉन। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन कितना? एप्सिलॉन, लेस देन कितना? एप, और एप्सिलॉन बाई टू भी लिख सकते हैं। तो चलो ना एप्सिलॉन का डिफिनेशन यहाँ दे दिए, यहाँ से लेके चल। इसका मतलब हमने यहाँ पर से कह दिया कि डी एक्स कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई फोर भी ले सकते हैं। बाद में हमें जोड़ना है दोनों को, इसलिए अभी एप्सिलॉन बाई टू ले रहे हैं, अगला भी एप्सिलॉन बाई टू ही लेने वाले। समझ रहे हो बात को? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे m के लिए, तो डी एम कॉमा एक्स लेस देन कितना? एप्सिलॉन बाई टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? जस्ट अभी पता चल जाएगा। तो देखो सिमिलरली बात अगर हम बात करें तो ये अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन है। कूची में क्या होता है? कूची सीक्वेंस में डी एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करने से कूची सीक्वेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कूची सीक्वेंस बन जाता है। हम इस इरादे से हम इसको दो अलग अलग लिए हैं, बाद में दोनों का हम एडिशन लगा देंगे प्रॉपर्टी यूज करके मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ करना है डी एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, वो प्रूफ करना है। हम इसको दो पार्ट में खोल दिए, एक्स और एक्स, नया नया एलिमेंट यहाँ पर डाल दिए।
होता है ना, एक्स जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये दोनों एलिमेंट नया होगा, ये दोनों मिला के इसका देगा। आप इसको उल्टा कर सकते हो, सीक्वेंस का ही प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स स्पेस का ही प्रॉपर्टी होता है कि इसको एलिमेंट को उल्टा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उल्टा कर दिया, अब इसके जगह भी एप्सिलॉन बाई टू, लेकिन साइन लेस देन है तो लेस देन लगा दिया, लेस देन हो गया एप्सिलॉन, तो हो गया ना। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, डी एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस एक्स एन जो है वो कुची, सीक्वेंस एक्स एन क्या है, कुची। समझ रहे हो बात? थोड़ा सा हाथ फेरने का आदत था, चलते रह। चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसा हमें, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है, ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है कि जिसमें नॉन कन्वर्जेंट कुची सीक्वेंस, नॉन कन्वर्जेंट कुची सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन कुची सीक्वेंस है, ऐसा एग्जाम्पल देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसमें सटा सकता है, क्या है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर लगा दे कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब आपको ये वहां पर लगा। कन्वर्स पार्ट में हमेशा एग्जाम्पल के से ही चलता है, वो भी किस केस में, नीड नॉट में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो बात? अब बात होती है आगे। तो देखो m यहां पर से मान लिया सर एक सेट है, तो r माइनस जी रियल नंबर में से जीरो को छोड़ के, सेट ऑफ नन जीरो रियल नंबर, ऑफ नन जीरो रियल नंबर्स। ठीक, एम डी क्या है सर, मेट्रिक स्पेस, ऐसा हम जानते हैं, क्या कंसीडर कर लो कि मेट्रिक स्पेस। ऑल्सो लेट, हमने मान लिया डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में मान लिया। उसके अंदर में जो उसका nth टर्म है वो हमने मान लिया 1/n, एक्स एन इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तब हमें प्रूफ करना है कि सीक्वेंस एक्सन जो है वो कुछ ही सीक्वेंस है लेकिन वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो पहले कुछ ही सीक्वेंस प्रूफ करना है, बाद में प्रूफ करना है कन्वर्जेंट नहीं। और कुछ ही के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन सच दैट एन एप्सिलॉन इस तरह का है कि एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये कैसे ले लिए सर, कि हमने एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन कैसे ले लिया, इसका यूज होगा, इसको बाद में उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये उल्टा लिए हैं टर्म्स, वो एक्शन के लिए 1/n लिए, इस हिसाब से यहाँ पर सेटअप। ड्यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा किस समय क्या हमें सपोज। क्योंकि कुछ ही सीक्वेंस की बात कर रहा था, एक्सएम कॉमा एक्सन, ई एक्सएम कॉमा एक्सन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो एलिमेंट होगा उसका डिफरेंस लिख दोगे, यहाँ पर लिख दिया। इस माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई होता है, इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, दो पार्ट में खोलने का दी, माइनस प्लस हो गया मॉड की वजह से। और एक्स एम का वैल्यू 1/m होगा, एक्स एन का वैल्यू कितना होगा 1/n होगा। जी सर। और m ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन होता है, हर केस में डिफरेंशियल अभी लिखते थे उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, उल्टा कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू होगा। ये डिफिनेशन का ही पार्ट है, देखो यहाँ पिछला वाला में, देखो पिछला वाला में यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू होता है, कूची में होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कूची में होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो 1/n इसको उल्टा कर दोनों तरफ, लेस देन इक्वल टू हो गया। इसका वैल्यू हमने माना था एप्सिलॉन का, n एप्सिलॉन का वैल्यू माना, n एप्सिलॉन का वैल्यू माना था हमने ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। अब यही चीज उल्टा होकर एप्सिलॉन/2 हो गया। सिमिलरली अगर बात करें तो 1/n का वैल्यू भी एप्सिलॉन/2 हो गया, वही हुआ कि ये भी एप्सिलॉन/2 तो एप्सिलॉन बन जाता है, इसीलिए वहां पर उल्टा कंसीडर करा था ताकि यहाँ आके सीधा होके ऐड हो जाए और एप्सिलॉन बन जाए। तो उस केस में एक्शन क्या हो गया सर, कुछ ही
लेकिन अब आपको ये प्रूफ करना है भाई मेरे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा कि फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। हाँ, ये भी याद रखिएगा, सीक्वेंस को कभी कभी छोटा ब्रैकेट से भी लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम ही चीज। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन सच दैट, इस प्रकार से है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन होगा, ठीक। और डी एक्स एन कॉमा एक्स का वैल्यू निकालने वाला, ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो कन्वर्जेंट, नहीं तो नॉट कन्वर्जेंट। डेफिनेशन भाई, हाँ सर। इसका मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली प्रूफ करना है ये कि दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस इसमें लिख दिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, माइनस एक्स लगा दिया, लेस देन इक्वल टू ब्रेक कर दिया, मॉडुलस की वजह से दो पार्ट में खुल गया, ये माइनस बन गया प्लस, ये 1/n बन जाता है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स रहेगा। तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं बन पाया, एप्सिलॉन कहाँ आया, यहाँ पर नहीं आया ना, का मतलब हम कह देंगे डी एक्स एन कॉमा एक्स एप्सिलॉन नहीं हो रहा है, इसलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या बंधु, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा के ए में है अपने पास में, तीसरा का ए क्वेश्चन है, कहता है स्टेट एंड प्रूव कैंटर इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, ये पिछली बार जो पीवाईक्यू करवाए थे उसी का सॉल्यूशन, तो कोई पैनिक होने की बात नहीं है, सॉल्यूशन ही है, बस आपको यहाँ पर हम फिर से एक्सप्लेन करके बता। देखो स्टेटमेंट कहता है एमडी अगर मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और एफ एन कोई सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब पहला सेट जो होगा वो बड़ा होगा, उसका दूसरा सेट उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला सेट उससे छोटा होगा, उसके बाद वाला सेट उससे छोटा होगा, या सबसेट कह सकते हो, छोटा का मतलब कम एलिमेंट वाला। F1 जो है वो सबसेट सुपर सेट है F2 का, F2 सुपर सेट होगा F3 का, इसका मतलब F2 सबसेट हुआ F1 का, F1 के पास, F2 के पास F1 से कम एलिमेंट, डिक्रीजिंग सीक्वेंस इसी को बोलते हैं। ऑफ नॉन इम्पटी क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ M, नॉन इम्पटी क्लोज सबसेट्स ऑफ M सच दैट, इस प्रकार से है कि डेल्टा Fn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तब हमें प्रूफ करना है F जो है बराबर इंटरसेक्शन ऑफ Fn, जितना सेट दिया उसका इंटरसेक्शन है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब इंटरसेक्शन जितना भी होगा इसका, सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर से क्या कर दिया सर, हम लोगों ने यहाँ पर से फर्स्टली हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो इंटरसेक्शन है इसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है, नॉट मोर देन वन एलिमेंट, पहले ये प्रूफ करेंगे कि एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है, और ये बाद में प्रूफ करेंगे कि इसके ये इम्पटी भी नहीं है। पहले हम प्रूफ करेंगे कि इसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट अगर नहीं है तो एक से कम एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं इसका मतलब एक एलिमेंट होगा चाहे इम्पटी होगा, तो बाद में हम ये प्रूफ करेंगे वो इम्पटी भी नहीं है, इम्पटी नहीं है लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इससे प्रूफ होगा, ठीक। यहाँ पर हमने एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग्स करता है इससे, बोले सर एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं, जबरदस्ती का दो एलिमेंट लिया, बाद में साबित करेंगे भैया दोनों एलिमेंट इक्वल है तो प्रूफ हो जाएगा। तो x कॉमा वाई एफ एन से बिलोंग्स करेगा, देखो इंटरसेक्शन का मेंबर है, इसके इंटरसेक्शन का मेंबर में है, इसका मतलब सभी में होगा, इंटरसेक्शन का मतलब हर एक में कॉमन होगा, एक्स वाई बिलोंग्स करता है एफ एन से। डी एक्स वाई का डिफिनेशन होता है सुप्रीमम ऑफ डी अल्फा बीटा बिलोंग्स करता है एफ एन से, तो और इस सुप्रीमम का वैल्यू ही था डी एफ एन। का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा, डेल्टा डी नहीं बोलेंगे, डेल्टा एफ एन।
डेल्टा एफ एन टेंस टू कितना दिया हुआ है 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, मतलब ये 0 हो गया। तो डेल्टा एक्स एन टेंस टू डी एक्स एन टेंस टू कितना हो गया सर 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। का मतलब दोनों का डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इससे ये साबित होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, कि हमने 2 एलिमेंट माना, बाद में प्रूफ हुआ कि दोनों इक्वल है। हम्म अब हमें यहाँ पर से प्रूफ करना है कि ये इम्पिटी भी नहीं है, नॉन इम्पिटी। ठीक है, नॉन इम्पिटी। तो हमने यहाँ पर से एक्सन कहा कि एक सीक्वेंस है किसका, एफ एन का। एफ एन जो दिया आपके पास में सेट्स हैं उसका एक सीक्वेंस लिया एक्सन। ठीक, और जब एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा तो एफ एम जो सबसेट होगा किसका, एफ एन का। ये कैसे हो गया सर, देखो एफ टू जो है वो सबसेट है किसका, एफ वन का, है ना। यहाँ पर एफ वन जो है वो सब सुपर सेट है एफ टू का, मतलब एफ टू सबसेट हुआ एफ वन का, एफ टू सबसेट हुआ एफ वन का। एफ टू सबसेट है एफ वन का, मतलब जो सबसेट है वो बड़ा है, एफ बड़ा मतलब एफ टू बड़ा है, एफ मतलब नाम इसका बड़ा है, एफ टू है, ये एफ वन है। बाद वाला पहले वाले का सबसेट, हमने कहा एम जो है ग्रेटर देन एम है, इसका मतलब एम जो है ना बाद वाला, तो बाद वाला पहले वाले का सब। ठीक है, तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन सच दैट, इस प्रकार से होगा कि एक्स एम कॉमा एक्स एन बिलोंग्स करता है किससे, एफ एन से, और दोनों का डिफरेंस लेस देन कितना होगा, डेल्टा एफ एन, जो हम इसमें इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेस देन कितना, डी एक्स वाई, मतलब डिफरेंस समझ लो डिस्टेंस होता है बेसिकली, तो कह सकते हो इसमें डिफरेंस भी डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा एफ एन। इस डेल्टा एफ एन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक्स एम टेंस टू कितना होगा एक्स एन, या दोनों इक्वल कह सकते हो। का मतलब कह सकते हैं कि एक्स एन जो है वो क्या है, कुछ ही सीक्वेंस है। हम्म कुछ ही सीक्वेंस, दोनों का डिफरेंस 0 होता है, कुछ ही सीक्वेंस है। आ, इसका मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एम क्या है, एम डी क्या है, मेट्रिक स्पेस। एम डी क्या है सर, मेट्रिक स्पेस है, कौन सा वाला, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। अगर ये कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरी सीक्वेंस एक्शन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कुछ ही सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होता है। ये कंप्लीट मेट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, इसका मतलब डी एक्स एन माइंड कॉमा एक्स टेंस टू कितना होगा 0 एच टेंस टू इन्फिनिटी पर। इसका मतलब लिमिट वैल्यू जो है एक्सन का वो एक्स हो रहा है, यानी एक्सन टेंस टू एक्स है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। हम कह सकते हैं इसका मतलब एक्सन बिलोंग्स करता है किस से, एफ से। एक्सन बिलोंग्स करता है एफ एन से, बिलोंग्स करता है एफ एन से, इसका मतलब क्या चाहिए, इंटरसेक्शन में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। क्योंकि अगर एक्सन बिलोंग्स करता है एफ से तो एफ वन में भी होगा, एफ टू में होगा, एफ थ्री में, सभी में होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। एफ एन से बिलोंग्स करने का मतलब क्या चाहिए, सब में है, इंटरसेक्शन में भी होगा, या किसी एक में भी होगा तो इंटरसेक्शन में होगा ही। इसका मतलब इंटरसेक्शन में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो ये है एक्शन, हाँ इसका मतलब वो इम्प्टी नहीं है, इम्प्टी नहीं है, इसका मतलब इसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट भी नहीं है, इम्प्टी भी नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट कंटेन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सर अगले पड़ाव पे, जिसमें 3 का बी क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट कंट्रैक्शन मैप टी ऑन मेट्रिक स्पेस ईडी इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का प्रूफ करना है। कॉन्ट्रैक्शन मैप टी मेट्रिक स्पेस ईडी का वो क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। देखो हमने यहाँ पर से मान लिया कि टी जो है वो क्या है सर, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है इस प्रकार से, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का मतलब होता है कि टी एक्स डी से एक्स डी पर ही डिफाइन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग है। कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस एम डी था तो यहाँ भी एम डी ही लगा, मेट्रिक स्पेस एम डी, ई डी सॉरी ई डी, मैं एम डी पढ़ाता हूँ क्लास में तो एम डी हमें याद रहता।
ईडी है। ठीक है, तो दैट इस प्रकार से कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर अल्फा लेस देन कितना 1, पॉजिटिव रियल नंबर हमने मान लिया अल्फा जो 1 से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से सच दैट इस दोनों का डिफरेंस टी एक्स कॉमा टी वाई डिफरेंस लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू डी एक्स वाई, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब इसी को प्रूफ करना कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये डी एक्स वाई जो है उसका नाम रख रहे हैं लेस देन डेल्टा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू लेस देन डेल्टा का मतलब टी डी टी एक्स और टी वाई का जो वैल्यू होगा वो लेस देन अल्फा इंटू डेल्टा हो जाएगा। अल्फा इंटू डेल्टा, जी सर। अल्फा इंटू डेल्टा का मतलब ये हो गया अल्फा इंटू डेल्टा। अल्फा इंटू डेल्टा के जगह पर हमने एप्सिलॉन लिख दिया, मतलब डेल्टा की जगह समझो ना कि हमने पुट कर दिया एप्सिलॉन बाय अल्फा। यहाँ पर एप्सिलॉन बाय अल्फा हमने पुट कर दिया, एप्सिलॉन बाय अल्फा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा सच दैट, इस प्रकार से हो रहा है कि एक्स वाई अगर बिलोंग्स करता है ई से, एक्स वाई अगर बिलोंग्स करता है ई से का मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हमने लिया भी था। यही तो था ना, डी एक्स वाई का वैल्यू लेस देन कितना डेल्टा, हमने लिया इसका वैल्यू। और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि डी टी एक्स वाई और डी टी एक्स वाई एक्स कॉमा टी वाई जो है लेस देन एप्सिलॉन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रूफ किए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में कहलाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। का मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि टी जो है टी इज मैट्रिक स्पेस ईडी, ईडी इज यूनिफॉर्म कंटिन्यू, यूनिफॉर्म कंटिन्यू। नहीं, ईडी नहीं, टी, सॉरी, टी इज यूनिफॉर्म कंटिन्यू। मैप टी इज यूनिफॉर्म कंटिन्यू, ये आपको प्रूफ करना था। आइए सर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमें कहता है डिफाइन करने के लिए कॉम्पैक्टनेस एंड सिक्वेंसली, सॉरी सिक्वेंसली, सिक्वेंसली बोल सकते हो। ठीक है, या सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस डिफाइन करना और सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस डिफाइन करना है किसी मैट्रिक स्पेस के ऊपर में। और हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। मतलब डिफिनेशन दो, तब बाद में स्टेटमेंट को थ्योरम को प्रूफ करो। कॉम्पैक्ट का डिफिनेशन ये होता है कॉम्पैक्टनेस का कि कोई भी सबसेट है ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी का, एक्स डी मैट्रिक स्पेस का सबसेट है ए, ये कहलाएगा कॉम्पैक्ट इफ एवरी कवर ऑफ ए एडमिट्स ए फाइनाइट सब कवर। मतलब जो भी कवरिंग है उसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एडमिट का मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं किस में, सब कवरिंग में। तो कवरिंग अगर ब्रेक करके सब कवरिंग में जाएगा उस केस में कहलाएगा कॉम्पैक्ट। ठीक है, या कॉम्पैक्ट मैट्रिक। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है सर? सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या होता है? तो कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी जो है वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, शर्त ये होगा कि x कंटेन करता होगा एक सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट x। मतलब x के अंदर में एक सीक्वेंस होगा, वो कन्वर्ज करता होगा x के ही किसी एक पॉइंट पर, तब कहलाएगा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। मतलब कॉम्पैक्ट सीक्वेंस के ऊपर डिफाइन कर रहा है या सीक्वेंस के थ्रू आप कॉम्पैक्टनेस को डिफाइन कर रहे हैं तो वो कहलाता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। अब इसका प्रूफ वाला पार्ट में क्या है, उसमें दो चीज था, इफ एंड ओनली इफ। तो पहले इफ पार्ट पर देखेंगे।
इफ पार्ट में क्या मानेंगे सर कि मेट्रिक स्पेस जो है कॉम्पैक्ट है, तो प्रूफ करेंगे सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा। ओनली पार्ट में उल्टा हो जाएगा, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा तब कॉम्पैक्ट प्रूफ करना होगा। हमने XD को लिया सर कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, तब हमें प्रूफ करना है कि सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा सफिशिएंट टू शो दैट एवरी इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स इज लिमिट पॉइंट, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि वो कन्वर्ज कर रहा, कन्वर्ज होगा तब ना सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा, कन्वर्ज होना चाहिए, कन्वर्ज टू द पॉइंट इन एक्स, एक्स के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना। हमें ये प्रूफ करना है कि सबसेट जो है वो लिमिट पॉइंट एक्स का मेंबर होगा। ठीक है, ये पॉसिबल है, इट इज, अगर नहीं, अगर मतलब ये प्रूफ करना है तो इसके लिए हमने कहा कि इट इज पॉसिबल नो लिमिट पॉइंट, हमने उल्टा लिया, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है उसका, लिमिट पॉइंट का मतलब एक्युमुलेशन पॉइंट उसके पास नहीं है। ठीक है, हाँ, लिमिट पॉइंट नहीं है। Therefore every point in X is a center of a sphere which contains no points of A other than center। मतलब x के पास एक स्फीयर है के पास सेंटर के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ओनली सेंटर है। ऑल दीज स्फीयर फॉर्म अ ओपन कवरिंग ऑफ एक्स, जितना भी स्फीयर होगा सब ओपन कवरिंग रखता है। और एक्स डी जो था अपने पास में एक्स डी, वो एक्स डी क्या था सर, कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब इनफाइनाइट सब कवरिंग मस्ट है, इनफाइनाइट कवरिंग मस्ट है, सब कवरिंग मस्ट हैव फाइनाइट कवरिंग, मतलब अगर कवरिंग को अगर सब कवरिंग ब्रेक करेंगे तभी कॉम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सर। अगर ए अपने पास में फाइनाइट नंबर है ऑफ स्फीयर्स है, कैन बी चूजन टू कवर एक्स, a finite number of these open sphere can be chosen to cover x, मतलब x के कवर के लिए, x के अंदर में जो कवरिंग बनेगा उसमें से हमने कुछ फाइनाइट, मतलब कुछ इनफाइनाइट में से कुछ हमने स्फीयर को चुन लिया। लेकिन जितना भी स्फीयर हम यहाँ पर से, एवरी स्फीयर कंटेन एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, हर एक स्फीयर के पास कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए ए का। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ये चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा मेरे, इसलिए मैंने कहा था कि आपको शुरू का 3 क्वेश्चन सबका आसान होता है। एक, हाँ, इट फॉलोज दैट ए इज फाइनाइट विच इज कंट्राडिक्शन, ए फाइनाइट होगा वो कंट्राडिक्शन बन रहा है टू दैट, टू द फैक्ट दैट इज फाइनाइट। हमने कहा था ऊपर इनफाइनाइट, दैट इज हमने कहा था ऊपर इनफाइनाइट है लेकिन यहाँ पर फाइनाइट में से उठा रहे हैं, का मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गया। एवरी इनफाइनाइट सबसेट जो है एक्स का वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। एवरी इनफाइनाइट सेट क्या है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट, उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, देयरफॉर इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग वनली इफ पार्ट में। वनली इफ पार्ट में क्या है सर, एक्स सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स कॉम्पैक्ट होगा। तो हमने सी लिया यहाँ पर एक जी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए, एक ओपन कवरिंग ले लिया, एक्स का ओपन कवरिंग का नाम क्या रखा, मतलब कवरिंग है। तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अगर कॉम्पैक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हमको प्रूफ करना होगा कि कवरिंग सी ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर, के पास फाइनाइट सब कवरिंग होना चाहिए। बिल्कुल सर। एवरी सबसेट एक्स with diameter less than L contain at least 1g अल्फा, जितना भी स्फीयर होगा, एवरी सबसेट एक्स विच विथ डायमीटर लेस देन एल, एल से छोटा डायमीटर वाला जितना भी होगा सब सबसेट बनेगा एक्स का। अगेन अगेन we know that every sequentially compact metric space is totally bounded,
ये टोटली बाउंडेड होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। इसका मतलब एक्स हैज एप्सिलॉन नेट सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इफ एप्सिलॉन 1/3 अगर हो रहा है या ले रहे हो, मान रहे हो, therefore देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से कि a इज इक्वल टू A1 A2 से लेके an तक, जहां पर ai जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, x से। इस प्रकार से है x इज यूनियन ऑफ S i मतलब x बराबर इसके एलिमेंट्स का यूनियन, जहां पर ai बिलोंग्स करता है a से, इसके एलिमेंट्स का यूनियन, या इसके x जो है वो क्या है, SAIC मतलब ओपन स्फीयर के यूनियन से निकल के आ रहा है क्या चीज। ठीक है भाई। हाँ, therefore D S ए आई कॉमा सी इज देन इक्वल टू कितना, 2 एप्सिलॉन। ऑल्सो 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 नंबर एल जो है, फॉर विच आई देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी अल्फा 1 इन सी सच दैट SAI एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जी अल्फा 1। देखो हमने इसको फर्स्ट मान लिया कि x जो यूनियन है किसका, ओपन स्फीयर SAIC, और हमने एक और बात कह दिया कि भाई देखो SAI एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग्स करता है जी अल्फा 1 से। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं x बराबर यूनियन ऑफ, देखो ये इसके अंदर में है तो इसके जगह पर रिप्लेस कर दो इसको जी अल्फा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है यूनियन है जी अल्फा 1 का, यहाँ पे आई का वैल्यू अल्फा आई होगा, अल्फा आई, अल्फा 1 नहीं, अल्फा आई होगा। ठीक है। अभी अल्फा आई जहाँ पर आई का वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो सी भी दिया था अल्फा आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक है। ये फाइनाइट सब कवरिंग है। क्या है सर, फाइनाइट सब कवरिंग हो रहा है 1 से लेके n तक, तो फाइनाइट हो गया का मतलब कॉम्पैक्ट हो गया। समझ रहे हो बात। तो इसके साथ आपका, इसी के साथ आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहा है। तो 18 का पी वाई क्यू जितना भी था हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, पी वाई क्यू 2018 कंप्लीट होता है आपका, पी वाई क्यू 2018 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं यहाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो उस केस में आपको हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे आना हो, ठाकुर सर अकेडमी पे आना हो। ये हम मेरा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के, वहां से फ्री में इसका पीडीएफ नोट्स, इसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग पैनिक मत होइए, चिंतित मत होइए, एग्जामिनेशन जो समय पर होने वाला है उससे पहले हम आपके सिलेबस, ठीक है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। और एक और बात, मैंने क्या कहा कि शुरू से 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन आसान होते हैं, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चौथा अगर पकड़ में नहीं आता हो तो आप बेहिचक छोड़ सकते हैं। हर बुक में अगर 3 3 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो भी बेड़ा पार का मतलब ऐसे नहीं जैसे तैसे, जय जय बोल के होगा। ठीक है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।